हाय रे मेरे बेचारे बेटे, आखिरकार तुम होश में आ ही गए। इस तरह मुझे क्या देख रहे हो? चांदी लो और गांव के सबसे अच्छे वैद्य को बुला लाओ। मेरे लाडले बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। हुआशु गांव के मुखिया लिंदेजू का तीनों अधिकारियों को सादर प्रणाम। आप तीनों ने लंबी यात्रा की है। कृपया घोड़े से उतरें और विश्राम करें, ताकि यह छोटा सा सेवक आपकी सेवा कर सके। विश्राम की आवश्यकता नहीं है, हमें अन्य गांवों में भी सरकारी फरमान पहुंचाने हैं। 3 दिन बाद हम सैनिकों को ले जाने आएंगे। यदि किसी ने जानकारी छिपाई या भागने की कोशिश की, तो पूरे परिवार को दंड भुगतना होगा। अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। यह थोड़ी सी चांदी आप लोगों के लिए है। रास्ते में चाय पी लीजिएगा। तुम समझदार हो। 3 दिन बाद यहीं पर लोगों को सौंप देना। फसल कटाई के तुरंत बाद ही भर्ती शुरू हो गई। यह तो सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा है। मेरे पति और बड़ा बेटा दोनों ही उम्र के दायरे में आते हैं। अब हम कैसे जिएंगे? वह वहां नहीं जा सकता। वहां जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। सब चुप हो जाओ। फरमान में साफ लिखा है, यदि एक घर में कई योग्य पुरुष हैं, तो हर घर से केवल एक ही सैनिक लिया जाएगा। तुम लोग जल्दी जाओ और आपस में तय कर लो। 2 दिन बाद मैं आकर नाम दर्ज करूंगा। शाओ चेन भी तो 18 साल का हो गया है। यह कौन सी जगह है? क्या मैं युद्ध में मारा नहीं गया था? युद्ध के मैदान में तो मुझ पर सटीक निशाना साधा गया था। मैं फिर भी जीवित कैसे बच गया? आखिर यह जगह है कहां? आह, सिर बहुत जोर से दुख रहा है। बड़ा परिवार बस ऐसा ही होता है। घर के पशुओं की तरह हमें दिन रात खटना पड़ता है। रोकिंग को परीक्षा देनी है, इसलिए सारा कठिन काम हमें ही करना पड़ता है। 15 एकड़ जमीन पर हम तीनों जी तोड़ मेहनत करते हैं। सारा अनाज और पैसा बड़े साहब ले जाते हैं, और अंत में मुझे ही उनके लिए जान देनी पड़ेगी। इस शरीर के मालिक तुम्हारी चिंता मत करो। तुम्हारे माता पिता की रक्षा मैं करूंगा। मुझे मोहरा समझने की हिम्मत कैसे हुई? शाओ परिवार के इस खून के कर्ज का हिसाब मैं खुद लूंगा। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या शाओ परिवार का अंत निश्चित है? हे ईश्वर, इसी वक्त सैनिकों की भर्ती क्यों होनी थी? रोकिन अभी अभी 18 साल का हुआ है। क्या बड़ी भाभी से कुछ पैसे मांग लूं, ताकि चेन के इलाज के लिए वैद्य को बुला सकें? बड़ी भाभी ने भला क्या कहा? चेन तो बस काम के बोझ से थक गया है, थोड़ा आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। रोकिन ने तो शिक्षक को उपहार भी दिया है, तभी तो उनके पास पैसे हैं। क्या चेन की जान की कोई कीमत नहीं है? चेन, तुम जाग गए। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम बिस्तर से नीचे क्यों उतर आए? जल्दी वापस जाकर लेट जाओ। चेन, वैद्य ने कहा है कि तुम्हें गहरी चोट लगी है, तुम्हें आराम की जरूरत है। वापस कमरे में चलो। दूसरे घर वाले दिन भर शोर मचाते रहते हैं। क्या उन्हें अभी भी तसल्ली नहीं हुई? क्या हमें तड़पाकर ही उन्हें चैन मिलेगा? माँ, इन जाहिलों के साथ उलझने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कमरे तक ले चलता हूँ। मेरे बेचारे बेटे ने काम कर करके अपना शरीर खराब कर लिया। अंत में उसे एक मीठा बोल तक नसीब नहीं हुआ। माँ, रोना बंद कीजिए। चेन का होश में आना अच्छी बात है। यह सब मेरी नाकामी है। अगर मेरी टांगें ठीक होती, तो चेन को इस हाल में मजबूर नहीं होना पड़ता। पिताजी, मैं आपको दोष नहीं देता। आपके साथ जीवन कठिन जरूर रहा है, लेकिन आपने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। मेरे लिए इतना ही काफी है। माता पिता, आप चिंता न करें। आगे चलकर मैं कड़ी मेहनत करूंगा और आप लोगों का जीवन सुखद बनाऊंगा। ठीक है, बस शाओ चेन, तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो। भविष्य में तुम जरूर बड़े आदमी बनोगे। लो, यह दवा पी लो। आज सुबह तुम बेहोश थे, कुछ भी निगल नहीं पा रहे थे। हाय रे मेरे बेचारे पोते, आखिरकार तुम होश में आ ही गए। इन दिनों दादी बहुत चिंतित थी। मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? ये चांदी लो, गांव के सबसे अच्छे वैद्य को बुला लाओ। मेरे पोते की सेहत की अच्छी तरह जांच होनी चाहिए। क्या मुंह ताक रहे हो? जल्दी जाओ और वैद्य को बुला लाओ। पिताजी के पैर ठीक नहीं हैं, मैं जाता हूँ। निकम्मा कहीं का, एक औरत से भी गया बीता निकला। मेरी दादी का प्यारा पोता, तुम्हें अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा। अभी मैं तुम्हारी बड़ी माँ से तुम्हारे लिए चिकन सूप बनवाती हूँ। चेन एर, क्या तुम्हें भी लगता है कि पिता निकम्मे हैं? पिताजी, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि आप निकम्मे हैं। सब मेरी गलती है। अगर मेरे पैर ठीक होते, तो तुम्हें आगे रहकर हल नहीं जोतना पड़ता। तुमने अपना शरीर थका डाला। यह सब मेरी ही कमी है।
तुम दोनों माँ बेटे को बहुत कष्ट झेलना पड़ा। पिताजी ऐसा मत कहिए, मैंने और माँ ने कभी आपको दोष नहीं दिया। आप निश्चिंत रहें, भविष्य में मैं आपको और माँ को एक सुखद जीवन दूंगा। अरे छोटे भाई, जल्दी बैठो, बस एक और सब्जी बाकी है, अभी तैयार हो जाएगी। बाहर जाओ, यहाँ आंखों में मत खटको, 5 चांदी के सिक्के देकर तुम्हें घर लाया हूँ। असंतोष मत दिखाओ। छोटे भाई, बड़ा भाई तुम्हें एक जाम पिलाता है। पहले बड़ा भाई बहुत व्यस्त था, तुम्हारी उपेक्षा हुई। बड़े भाई आप बहुत विनम्र हो रहे हैं। सगे भाइयों को ऐसा ही होना चाहिए। जब भी शाओ परिवार पर कोई मुसीबत आए, तुम दोनों को अपना पूरा योगदान देना होगा। बड़े भाई ने इन वर्षों में बहुत त्याग किया है, छोटे भाई तुम्हें यह समझना चाहिए। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चेन एर, यह चिकन खास तुम्हारे लिए पकाया है, इसे सिर्फ तुम ही खाओगे, कोई और हाथ नहीं लगाएगा। माँ, इस हल जोतने वाले बैल को यह क्यों दे रही हैं? इसकी औकात ही क्या है? बड़ी भाभी, चेन एर इतना सारा नहीं खा पाएगा, क्यों न थोड़ा रोकिन को भी दे दिया जाए। मैं अब और नहीं खाऊंगा। ये घिनौनी औरतें मेरी थाली को हाथ लगा दिया। कितनी गंदगी है, इन्हें भी मेज पर बैठकर खाना है। क्या ये इसके लायक हैं? ये सिर्फ हमारे खेतों में काम करने के लायक हैं। ओह प्यारी सी बच्ची, तुम्हें यह किसने सिखाया? यह तुम्हारा भाई है, यह कोई हल जोतने वाला बैल नहीं है। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इस मुसीबत को यहाँ से घसीटकर बाहर क्यों नहीं ले जाते? कितने क्रूर हो, अपने ही बेटे पर इतना जुल्म ढा रहे हो और उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारे परिवार का भला करूं। आओ छोटे भाई, बच्चा नादान है, समझ नहीं रहा। मैं तुम्हें एक और जाम पिलाता हूं। यह पूरा परिवार नाटक करने पर तुला है। ठीक है, देखता हूं तुम लोग क्या नाटक करते हो। छोटे भाई, एक काम है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बड़े भाई बेझिझक कहिए, एक परिवार में कोई पराया नहीं होता। आज काउंटी से सेना में भर्ती का फरमान आया है। रोकिन अभी 18 साल का हुआ है। एक बार वह सेना में भर्ती हो गया तो शाओ परिवार का अंत निश्चित है। इसीलिए बड़े ताऊ अपने छोटे भाई से विनती करना चाहते हैं कि शाओ चेन रोकिन की जगह सेना में चला जाए। बड़े ताऊ, चेन अभी अभी तो होश में आया है, वह सेना में कैसे जा सकता है? इस हालत में अगर वह युद्ध के मैदान में गया तो वह सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा होगा। अगर तुम लोग मान जाओ तो मैं कल ही गांव के मुखिया से बात कर लूंगा। मुखिया और पिताजी के पुराने संबंधों के कारण वह मेरी बात जरूर मान लेंगे। और वैसे भी चेन अभी 18 साल का हुआ है, सरकारी नियमों के अनुसार उसका भर्ती होना उचित है। बिल्कुल नहीं। जब घर के मर्द बात कर रहे हों तो एक औरत को बीच में बोलने की क्या जरूरत है? मैं नहीं मानूंगा। यह बात चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने कहा ना, मैं सहमत नहीं हूँ। बड़े ताऊ, क्या आपने सुना नहीं? बगावत, यह तो खुली बगावत है। छोटे भाई, क्या तुम मेरे खिलाफ विद्रोह कर रहे हो? मैंने कितनी मेहनत से तुम्हें पाल पोसकर बड़ा किया। क्या तुम शाओ परिवार को यही बदला दे रहे हो? क्या इस घर में मेरी बात की कोई अहमियत बची है या नहीं? क्या तुम लोग मुझे कुछ समझते ही नहीं हो? माँ, चेन भी तो आपका पोता है, क्या आप निष्पक्ष नहीं हो सकती? मुझे माँ मत कहो। मुझ जैसा नालायक बेटा पैदा करने से बेहतर था कि मैं बांझ रहती। इसीलिए कि चेन मेरा पोता है, इसलिए जब शाओ परिवार पर मुसीबत आई है तो उसे ही आगे आना होगा। तुम कहते हो कि मैं निष्पक्ष नहीं हूँ। तुम लोग तो बस बड़े परिवार के खिलाफ पक्षपाती हो। जरा रोकिंग को तो देखो, वह तो हमारे शाओ परिवार का नाम रोशन करने के लिए पढ़ रहा है। आज तुम लोग चाहे कुछ भी कह लो, मैं कभी सहमत नहीं होने वाला। शाओ देलू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ और बड़े भाई का विरोध करने की? तुम सच में बहुत गिर चुके हो। तुम लोग तो एहसान फरामोश निकले। इतने सालों तक अगर मैंने मदद न की होती तो तुम लोग कब के भूखे मर गए होते। अब जब शाओ परिवार को जरूरत है तो बस थोड़ा सा योगदान मांगा है और तुम लोग देखो कैसे पलट रहे हो। बड़ी भाभी, आपकी बातों का क्या मतलब है? घर के खेत इन सभी वर्षों में हमारे परिवार ने ही तो जोते हैं। अगर हम पति पत्नी ने मेहनत न की होती तो तुम लोगों को पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। बगावत, यह तो हद है। यह सब इसी इंसान की वजह से मेरे बेटे पर असर पड़ा है। इन बीते वर्षों में तुमने शाओ परिवार का खाया है। शाओ परिवार के घर में रहे हो। कल ही मैं मुखिया से कहकर तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मैं नहीं मानूंगा। देखता हूँ कौन उसे निकाल सकता है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। इस घर में कब से तुम्हारी चलने लगी? बहुत हुआ। क्या झगड़ा लगा रखा है? हर वक्त बस चिल्लाते रहते हो। क्या कभी किसी ने मेरी भावनाओं की परवाह की है? इस अराजक दुनिया में सिर्फ वही जीवित रह सकता है जिसके पास ताकत हो। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि सेना में जाकर नाम कमाऊंगा। बस अब तक कुछ कहा नहीं था। बस यह देखना चाहता था कि क्या मेरे माता पिता मेरा साथ देंगे। अब मुझे समझ आ गया है
चेन, तुम्हारे माता पिता नासमझ हैं। बड़े ताऊ तुम्हारे विचार सुनना चाहते हैं। क्या तुम शाओ परिवार के लिए अपना योगदान देने को तैयार हो? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए मुझसे और तुम्हारे दादा दादी से झगड़ा कर लिया है। तुम बताओ तुम्हारा क्या कहना है? बड़े ताऊ, मैं जानता हूँ कि यह मेरा ही कर्तव्य है। बस मजबूरी यह है कि साल के बाद मुझे परीक्षा देनी है। इसलिए ताऊ, मेरी मदद कीजिए। मैं शाओ चेन यहाँ शपथ लेता हूँ, यदि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो मैं अपने दूसरे चाचा और चाची की सेवा अपने सगे माता पिता की तरह करूंगा। तुम्हारी बातें तो बस हवा में छोड़ी गई गप्पे हैं। मुझे डर है कि तुम्हें खुद भी अपनी बातों पर यकीन नहीं है। तुम्हारी विनती को देखते हुए अगर मैं मान जाऊं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। बस मेरी एक शर्त मान लो तो मैं तुम्हारी जगह सेना में भर्ती हो जाऊंगा। शाओ चेन, कहो, बस तुम सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हो जाओ। मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। बिल्कुल सही शाओ चेन, बस तुम हाँ कह दो। शर्तें तुम जो चाहो रख लो। शाओ चेन, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? पिताजी, मैं अब 18 साल का हो चुका हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप और माँ बस एक तरफ खड़े हो जाइए। यह मेरा अपना मामला है, इसे मुझे खुद ही सुलझाने दीजिए। तुम्हारे बेटे की जगह सेना में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी शर्त यह है कि परिवार का बंटवारा होगा। नहीं, बंटवारा नहीं हो सकता। हम सब एक ही परिवार के हैं। फिर बंटवारे की बात क्यों? अगर मैं अभी जीवित हूँ और मैंने अपने छोटे भाई को अलग कर दिया तो लोग मेरी पीठ पीछे उंगलियां उठाएंगे और मुझे इस बूढ़ी औरत को कोसेंगे। अगर नहीं तो फिर सेना में भर्ती होने की बात यही खत्म करते हैं। इस बार शाओ रोकिंग को खुद ही सेना में जाने दो। शाओ चेन, क्या बड़ी माँ ने तुम्हारे साथ कभी बुरा किया है? देखो, आज भी मैंने तुम्हारे लिए चिकन का सूप बनाया है। अगर तुम्हें लगता है कि बड़ी माँ ने कहीं कुछ गलत किया है तो खुलकर बताओ, बड़ी माँ उसे सुधार लेंगी। बंटवारे की बात छोड़ो। तुम लोग अलग होना चाहते हो, सोचना भी मत। आज मैंने बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, तुम्हें सम्मान दिया। सोचा न था कि तुम लोग बगावत पर उतर आओगे। सेना में तो शाओ चेन को ही जाना होगा। यह कोई सलाह मशविरा नहीं है, यह तुम्हें सूचित किया जा रहा है। शाओ फू, मैं भी तुम्हें बता दूं, अगर तुमने कोई चाल चली या शाओ चेन को जबरन भर्ती कराया तो मैं सीधे काउंटी कार्यालय जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। काउंटी कार्यालय में मेरी शिकायत करोगे। शाओ, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझने लगे हो। इस जंग में मैं शाओ फू तुम लोगों को दबाकर ही रहूंगा। अगर उसने शाओ फू ने शाओ चेन को जबरन भर्ती कराने की हिम्मत की तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी काउंटी कार्यालय में उसकी शिकायत करूंगा। पहले तो सोचा था कि बंटवारा कर लूं ताकि माँ आराम से रह सके। अगर मैं सेना में चला गया तो मेरी कोई चिंता नहीं रहेगी। चूंकि बड़े परिवार ने हमें दबाने की ठान ही ली है तो फिर मुझे भी कठोर होना पड़ेगा। शाओ रोकिंग, यह युद्ध का मैदान है। तुम चाहो या न चाहो तुम्हें उतरना ही होगा। तुम लोग घर के मुखिया बनकर क्या कर रहे हो? मुझे तुरंत छोड़ो। घर के मुखिया? रुको शाओ फू, तुम अपने ही भाई पर हाथ उठा रहे हो। क्या तुम्हें जेल जाने का डर नहीं है? किसने देखा कि मैंने शाओ को मारा है? किसी ने नहीं देखा कि मेरे लोगों ने शाओ पर हाथ उठाया है। वह तो खुद ही गिर गया था। क्या देख रहे हो? यह काउंटी के वान परिवार के लोग हैं। अगर अपनी जान प्यारी है तो दरवाजा बंद कर लो। अगर तुम सेना में भर्ती होने के लिए तैयार नहीं हुए तो मैं इन दोनों को पिटवा दूंगा। मुझसे पंगा लोगे? इसे 3 मील तक घसीट कर मारो। शाओ चेन, नहीं, मत मानो। मैं सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हूं। जल्दी करो, उन्हें रुकने के लिए कहो। हाँ हाँ हाँ, अगर पहले ही मान गए होते तो उन्हें यह सब सहना नहीं पड़ता। कितने दयनीय लोग हैं। सीधी बात समझ नहीं आती, मुसीबत मोल लेने का ही शौक है। प्रबंधक महोदय, इन्हें रोकिए। रुक जाओ। पिताजी, माँ, आप लोग कितने भोले हैं। आपको हाँ नहीं कहनी चाहिए थी। भले ही वे हमें मार डालें, फिर भी आपको मना कर देना चाहिए था। पिताजी, माँ, सेना में भर्ती होने का मतलब मौत नहीं है। लेकिन अगर मैं मना कर देता तो वे आप दोनों को पीट पीट कर मार डालते। अगर आप मेरी आंखों के सामने मर जाते तो मैं जीकर क्या करता? प्रबंधक महोदय, आपने देखा, हमारे शाओ परिवार का बेटा दूसरे घर का शाओ चेन भर्ती हो गया है। वह अभी 18 साल का हुआ है।
यह नियमों के विरुद्ध तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, यह नियमों के अनुसार है। शाओ चेन अब 18 का हो चुका है। दस्तावेजों में भी यही उम्र दर्ज है। चूंकि मैंने सेना में भर्ती होने की सहमति दे दी है, तो बड़े ताऊ जी कृपया एक हल चलाने वाला बैल खरीद दीजिए, वरना मैं नहीं जाऊंगा। 15 एकड़ जमीन पर मेरे माता पिता अकेले काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, यह तो मैं कर सकता हूँ। आखिरकार वे मेरे बड़े घर के लिए ही तो खेती कर रहे हैं। मैं शाओ फू इतना भी निर्दयी नहीं हूँ, इतना भी कठोर नहीं हूँ। शाओ लेखाकार, वांग परिवार के पास एक बैल है जो अब काम का नहीं रहा। चूंकि शाओ परिवार को इसकी जरूरत है, तो मैं मालिक की तरफ से फैसला लेता हूँ। उस पुराने बैल को 50 चांदी के सिक्कों में तुम्हें बेच देता हूँ। शाओ लेखाकार, आपको क्या लगता है? इतनी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रबंधक महोदय। हाँ, ये रहे 50 चांदी के सिक्के, कृपया इन्हें स्वीकार करें। ठीक है, जब मामला सुलझ गया है तो मैं वापस चलता हूँ। वांग परिवार की सेवा अच्छे से करना, भविष्य में तुम्हें बहुत लाभ होगा। धिक्कार है, पूरा परिवार ही नीच है। प्यार से बात नहीं मानोगे तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। अब भी चुपचाप मान जाओ, मेरे बेटे रोकिन की जगह भर्ती हो जाओ। यह बैल युद्ध के मैदान में ही काम आएगा। अगर तुम लंगड़े होकर वापस आए तो पूरी जिंदगी मेरे खेतों में हल चलाना। पिताजी, माँ, आप लोग बस थोड़ा और धैर्य रखें। आज का यह अपमान मैं उन्हें 10 गुना ज्यादा लौटाऊंगा। एक दिन मैं अपनी सेना के साथ वापस आऊंगा और शाओ परिवार के इस घर को तहस नहस कर दूंगा। बेटा, माँ को कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम जीवित रह सको तो कभी वापस मत आना। किसी अनजान जगह जाकर शादी कर लेना और बस जाना। माँ की चिंता मत करो। बड़े घर के पीछे वांग परिवार का हाथ है, हम उनसे नहीं जीत सकते। माँ, आप चिंता न करें, आपका बेटा नहीं मरेगा। मैं आपको और पिताजी को एक अच्छा जीवन दूंगा। मुझ पर भरोसा रखें। सुना है काउंटी से खबर आई है, शोंगनू का हमला तेज हो गया है। सभी सीमावर्ती सैनिकों को उत्तर की ओर भेज दिया गया है। अब डोंगों के लोग भारी बर्फबारी का फायदा उठा रहे हैं। सीमा की सुरक्षा कमजोर है। ऐसा लगता है कि डोंगों के लोग हमला करने वाले हैं। यह बहुत बुरा हो रहा है। हर जगह से लोगों को भर्ती किया जा रहा है। इन नौजवानों को डोंगों की घुड़सवार सेना के सामने भेजना, क्या यह सीधे मौत के मुंह में धकेलना नहीं है? माँ, दुखी मत होइए। हथियार? बेटा, यह तलवार अपने साथ ले जाओ। यह तुम्हारे दादाजी ने उस समय 30 चांदी के सिक्कों में मेरे लिए बनवाई थी। उस समय पिताजी, युद्ध के मैदान में इसी के भरोसे तो मैं जीवित बचा था। अच्छी तलवार है, बस लंबे समय से इस्तेमाल न होने के कारण जंग लग गई है। यह तो केवल अनुभवी सैनिक ही जानते हैं कि तलवार को धार कैसे दी जाती है। शाओ चेन ने तो कभी छावनी में कदम भी नहीं रखा, उसे यह सब कैसे पता? क्या मेरा बेटा पैदा ही सैनिक बनने के लिए हुआ है? पिताजी, यह तलवार बहुत समय से इस्तेमाल नहीं हुई है। इसकी धार अब कमजोर हो गई है। एक बार जोर से टकराने पर इसके टूटने का डर है। इसे फिर से भट्टी में तपाना होगा। यह आज की कमाई हुई 1 तोला चांदी है। आप कल गांव के लोहार के पास जाकर इसे तपा लेना। युद्ध के मैदान में तलवार ही जीवन है। शाओ चेन, अगर सच में युद्ध के मैदान में जाना पड़े तो याद रखना, उन पुराने सैनिकों के पीछे ही रहना। वे जो करें तुम भी वही करना, समझे? चिंता न करें पिताजी, अगर हमला करना हुआ तो मैं खंदक में लेट जाऊंगा। अगर खंदक न हुई तो कुछ लाशों को ऊपर खींचकर ढाल बना लूंगा, और जैसे ही पीछे हटने का आदेश मिले मैं अपनी पूरी ताकत से वापस भाग आऊंगा। मेरे बच्चे, यह तो युद्ध के मैदान के पुराने खिलाड़ियों का जान बचाने का तरीका है। तुमने यह सब बिना किसी गुरु के कैसे सीख लिया? बस तुम जीवित वापस आ जाओ, यही सबसे बड़ी बात है। उस्ताद, मेरी इस तलवार को फिर से तपा दीजिए। बहुत समय से इस्तेमाल नहीं हुई, अब ठीक से काम नहीं कर रही। अरे, अच्छी तलवार है, आजकल हथियार खरीदने वालों की कमी नहीं है। लड़के, क्या तुम अपनी यह तलवार बेचोगे? गांव के वांग परिवार का तीसरा बेटा इसे अच्छी कीमत पर ढूंढ रहा है। नहीं बेचूंगा। उस्ताद, कष्ट के लिए क्षमा करें, बस इसे तपा दीजिए। उस्ताद, क्या आप यहाँ एक खंजर बना सकते हैं? आजकल खंजर कौन बनवाता है? सब तो तलवार, भाले या कुल्हाड़ी बनवाते हैं। वह छोटी सी चीज किसी काम की नहीं होती। मुझे बस एक बनवाना है। क्या आप बनाएंगे? बना तो दूंगा, लेकिन खंजर बनाने में मेहनत ज्यादा लगती है। कीमत एक साधारण तलवार जितनी ही होगी। 6 सिक्के लगेंगे।
अगर तुम दे सको तो मैं भट्टी जला देता हूँ, तपाने के साथ कुल 1 तोला चांदी। लेकिन मेरी एक शर्त है, इसे मेरे नक्शे के अनुसार ही बनाना होगा। हाँ हाँ, बस चांदी मिल जाए। तुम जैसा चाहो वैसा बनवा लो, कागज और कलम वहाँ है, खुद ही चित्र बना लो। तो यही है कागज और कलम। युद्ध के मैदान में जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो 1 इंच की कमी भी जानलेवा हो सकती है। लंबी तलवारें घमासान में ठीक से नहीं चल पाती। पास की लड़ाई के लिए एक घातक हथियार जरूरी है। उस्ताद, बिल्कुल इसी डिजाइन में बनाना। यह कैसी अजीब चीज है, क्या तुम पक्का इसी तरह बनवाना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल इसी डिजाइन में। 1 इंच का भी अंतर नहीं होना चाहिए। जवान, इस खंजर की ब्लेड इतनी छोटी है और मूठ पर 4 उंगलियों के छल्ले भी हैं। क्या तुम इसे इस्तेमाल कर पाओगे? मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, अगर तुम जिद कर रहे हो तो मैं इसी तरह बना दूंगा। लेकिन पहले ही बता देता हूँ, बनने के बाद तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। सच कहूँ तो इतनी छोटी सी चीज के लिए 1 तोला चांदी लेते हुए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। आप बेझिझक बनाइए, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। यदि आप वास्तव में इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी मदद के लिए एक छोटा सा काम और कर दीजिए। मैं अभी आपके लिए इसे बना देता हूँ। एक लोहार का काम बस काम चलाओ ही है। मुझे इसे और अच्छी तरह से तराशने दीजिए। युद्ध क्षेत्र का सबसे महान योद्धा वापस आ गया है। चाहे जैसे भी हो, मुझे सेनापति बनकर ही रहना है। अभी भी बहुत कमजोर हूँ। यह विस्फोटक शक्ति मेरी पुरानी ताकत का 30% भी नहीं है। तलवार चलाने में अभी भी वह बात नहीं है। मुझे अभ्यास और तेज करना होगा। सेना में भर्ती होने का उद्देश्य सैन्य सम्मान पाना है। सत्ता अपने हाथ में होनी चाहिए। मैं किसी के हाथों की कठपुतली या मोहरा नहीं बन सकता। और बड़े घर के वे प्यारे लोग, कल जिन्होंने मेरे माता पिता पर जुल्म ढाए, मैं उन्हें 100 गुना वापस लौटाऊंगा। माँ, आप चिंता न करें, आपका बेटा जीवित वापस जरूर आएगा। आप और पिताजी घर पर अपना ख्याल रखना। मेरे वापस आने तक मेरे बेटे चेन, मुझे तुम्हारी अमीरी या शोहरत की चाह नहीं है। बस तुम जीवित वापस आ जाओ, यही काफी है। ठीक है मेरी प्रिय पत्नी, समय हो गया है, चेन को जाने दो। अरे, क्या यह श्याओ का दूसरा बेटा नहीं है? आज श्याओ चेन को विदा करने आए हो? अभी तो सिर्फ 18 का हुआ है, सेना में भर्ती हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह जीवित वापस आ पाएगा? उसका शरीर इतना कमजोर है, युद्ध क्षेत्र में जाकर तो बस तोप का गोला ही बनेगा। श्याओ का दूसरा बेटा, अगर मुझसे पूछो तो अपने बेटे को आखिरी बार अच्छे से देख लो। यह विदाई हमेशा के लिए हो सकती है। क्या शोर मचा रहे हो? जल्दी से कतार में लग जाओ, मैं अभी गिनती करने वाला हूँ। हुआशु गांव के सभी 32 सैनिक यहाँ उपस्थित हैं। तुम लोग अब सैन्य शिविर की ओर प्रस्थान करो। हमारे हुआशु गांव का नाम खराब मत करना। मेहनत करना और सम्मान के साथ वापस लौटना। मैं हुआशु गांव का लिंदेजू। हुआशु गांव से भर्ती होने वाले कुल 32 लोग सब यहाँ मौजूद हैं। आज से तुम लोग यूझो के दक्षिणी भाग सीमा रक्षक सेना का हिस्सा हो। सैन्य शिविर में पहुंचकर यह कवच पहन लो। महान कियान साम्राज्य की सीमा अब तुम्हारी रक्षा पर निर्भर है। चाहे तुम युद्ध में मारे जाओ या फिर बड़े पद हासिल करो, यह सब तुम्हारी अपनी काबिलियत पर निर्भर है। वेतन वितरण। जिसका नाम पुकारा जाए आगे आकर अपना वेतन ले। चेन लाओसी 5 लियांग, झांग एरवा 5 लियांग, शाओ चेन 5 लियांग। धन्यवाद, यह भर्ती होने का वेतन है। मैं तुम्हें विदा कहने के लिए केवल 1 मिनट का समय देता हूँ। पिताजी, मैं चलता हूँ। घर पर माँ का ख्याल रखना। मेरे बारे में ज्यादा चिंता मत करना। आप दोनों समय समय पर थोड़ा मांस खरीद कर खाया करें। चेन, पिताजी से वादा करो, तुम जीवित वापस आओगे। यह पैसे तुम्हारे विवाह के लिए बचाकर रखे थे। समय हो गया। हुआशु गांव के सैनिकों, आदेश का पालन करो और आगे बढ़ो। पैसे मुझे दे दो। अभी जो गांव के मुखिया ने पैसे दिए थे।
हम सबने सुना है। जल्दी करो, पैसे मुझे दे दो, मैं तुम्हारी मां हूं। क्या तुम मेरी बात का विरोध करोगे? ये पैसे चेन की शादी के लिए हैं। तुम लोग इन्हें छीनने की हिम्मत मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस नालायक बेटे को पकड़ो, चांदी छीन लो। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, यह तो बैल खरीदने के लिए बचाई गई जीवन भर की कमाई है। इसमें 5 तोले चांदी है। मेरा रोकिन कितना समझदार है। यह 5 तोले चांदी तुम्हारे पति के लिए उपहार खरीदने के काम आएगी। माँ, जब रोकिन परीक्षा पास कर लेगा, हम सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे। हाँ दादी माँ, जब मैं अधिकारी बन जाऊंगा तो मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। स्वामी, आप ठीक तो हैं? वे लोग इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? मैं किसी काम का नहीं रहा, मैं किसी काम का नहीं रहा। सब इस पैर की गलती है। काश मैं उस समय युद्ध के मैदान में होता। स्वामी, अब और मत कहिए, बस कीजिए। चाहे जो भी हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें अभी भी शाओ चेन के लौटने का इंतजार करना है। मैं बेकार हूँ। मैं तो बस एक अपंग इंसान हूँ। इससे बेहतर तो मर जाना था। ताई और बा काउंटी पर डोंगहू ने कब्जा कर लिया है। जिनिंग दर्राही अब हमारी आखिरी सुरक्षा पंक्ति है। इसे खा लो। तुम्हारे इस कमजोर शरीर के साथ कहीं ऐसा न हो कि छावनी पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दो, वरना बाद में सेनापति मुझे दोषी ठहराएंगे, मेरी जान ले लेंगे। धन्यवाद सेनापति। ओह, तुम तो मेरा पद भी पहचानते हो। लेकिन मैं सेनापति नहीं हूँ, मैं तो बस उप सेनापति हूँ। मेरा नाम शाओ चेन है। उप सेनापति को इतने वीर रूप में देखकर सेनापति बनना तो बस समय की बात है। हाँ, तुम नौजवान तो बड़ी अच्छी बातें करते हो। मेरा नाम वांग मेंग है। भविष्य में छावनी के अंदर कोई भी काम हो तो मेरे पास आना। जल्दी खा लो। अगर तुमने अभी नहीं खाया तो बाकी लोग आकर छीन लेंगे। सब लोग आगे बढ़ो। मुख्य शिविर अभी भी आधा दिन की दूरी पर है। अगर रात के खाने से पहले नहीं पहुंचे तो आज भूखे रहने के लिए तैयार रहना। आग की छावनी 5वीं टुकड़ी के उप सेनापति वांग मेंग, आदेशानुसार नए रंगरूटों को अंदर ले जाओ। हे भगवान, यह मुख्य शिविर तो बहुत ही विशाल है। यहाँ तो हजारों लोग होंगे, है ना? यह सेना का मुख्य शिविर है। हम आग की छावनी के सैनिक हैं। हर छावनी में 1000 सैनिक होते हैं, जो एक सेनापति के अधीन होते हैं। वह सबसे बड़ा तंबू देख रहे हो, वह सेनापति का मुख्य तंबू है। वहां कोई भी बिना अनुमति के न जाए, वरना सैन्य कानून के तहत दंड मिलेगा। उप सेनापति, सुना है कि रसोइयों को रोज अभ्यास नहीं करना पड़ता और युद्ध में भी सबसे आगे नहीं जाना पड़ता। क्या यह सच है? अभ्यास तो नहीं करना पड़ता, लेकिन रसोइया बनने के लिए भी चयन होता है। शौचालय के लिए केवल निर्धारित स्थान का ही उपयोग करें। अगर किसी ने शिविर में कहीं भी गंदगी की तो सैन्य कानून के लिए तैयार रहना, और अगर कोई गलती से मल कुंड में गिर गया तो समझो उसका काम तमाम हो गया। हाँ, व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन स्वच्छता बहुत खराब है। कूड़ा करकट और गंदा पानी। गर्मी बढ़ते ही महामारी फैलने का खतरा है, इससे बचना ही होगा। अभी के लिए तीसरी बैरक में रुक जाओ। प्रशिक्षण के बाद प्रदर्शन के आधार पर टुकड़ियों का बंटवारा होगा। अपना सामान रख दो। थोड़ी देर में भोजनालय जाना, इधर उधर मत भटकना। 20 छावनियों में लगभग 20,000 सैनिक हैं, जो पूरे शिविर का केवल 10वां हिस्सा है। मुख्य सेना पहले ही सीमा की ओर रवाना हो चुकी है। शोंगनों के साथ निर्णायक युद्ध चल रहा है। हालात उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। एक एक करके आओ। क्या भूखे पेट आए हो क्या? खाना लिया है तो पूरा खत्म करो। अगर किसी ने अनाज बर्बाद किया तो उसे सैन्य कानून के तहत सजा मिलेगी। तुमने इतना कम क्यों लिया? ये लोग तो थाली चाट जाने को बेताब हैं। इतने से तुम्हारा पेट भरेगा क्या? सेनापति, क्या आपने भी इतना ही लिया है? वो इसलिए क्योंकि मैं एक अनुभवी सैनिक हूँ। तो फिर तुम ही बताओ, तुम ज्यादा क्यों नहीं खाते? छावनी में आते ही तुम सैनिक बन गए। सैनिक को हर पल युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। खाना हमेशा 80-90% ही खाना चाहिए, ताकि अगले ही पल युद्ध छिड़ने पर शरीर सबसे ज्यादा फुर्तीला रहे। ज्यादा खाने से प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है। हाँ, बहुत बढ़िया। तुम सब कुछ तो ठीक करते हो, बस थोड़े दुबले हो। इसे 1 कटोरा मांस का शोरबा और दो। नए सैनिकों के प्रशिक्षण के दौरान इसे हर दिन 1 कटोरा एक्स्ट्रा शोरबा मिलना चाहिए। जैसा कहा है वैसा ही करो। जब सेनापति वापस आए तो मैं खुद उन्हें रिपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसा आप कहें। लगता है इस लड़के की किस्मत खुल गई। सेनापति की मेहरबानी से शोरबा मिला है। अगर यह लड़का नया सैनिक है तो प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इसे मेरी टुकड़ी में भेज देना।
श्याओ चेन, अकलमंदी इसी में है कि शोरबा हमें बांट दो, वरना बाद में पछताओगे। सभी नए सैनिक मैदान में जमा हो। 1 मिनट के भीतर जो नहीं पहुंचा उसे सैन्य कानून के तहत दंडित किया जाएगा। जूते कहाँ हैं? पट्टियां कहाँ हैं? रास्ते से हटो। मेरे कपड़े कहाँ हैं? जल्दी जाओ और रसोई से 2 रोटियां ले आओ। खाकर तुरंत मैदान में जमा हो जाना। ऐसे सैनिक युद्ध के मैदान में तो पैंट गीली कर देंगे, उठने में ही इतनी सुस्ती है। कल हमें जमकर अभ्यास करना होगा। ये नए नौसिखिए जिस तरह से सुस्त पड़े हैं, डर है कि आधे साल में भी ये लड़ने लायक नहीं बन पाएंगे। युद्ध के मैदान में ये सिर्फ अपनी जान गंवाएंगे। प्राचीन सेनाओं का अनुशासन वाकई एक बड़ी समस्या है। मैदानों में घुड़सवार ज्यादा होते हैं। अगर पैदल सेना संगठित न हो तो 2 बार के हमले में ही बिखर जाएगी। अगर यही यूझो की सीमा सेना की ताकत है तो यूझो का भविष्य खतरे में है। हाँ, अव्यवस्था भी ठीक है। अराजकता के दौर में ही नायक पैदा होते हैं। बस अगर मेरे पास पर्याप्त शक्ति हो तो पद और सम्मान की बात ही क्या, तब इस पूरी दुनिया पर मैं श्याओ चेन अपना अधिकार जमाऊंगा। रोटी अभी खत्म नहीं हुई है। अरे भाई, क्या तुम लोगों ने देखा वो नया सैनिक कितना हैंडसम है? देखो वो वहां पत्थर की तरह खड़ा है। छोड़ो, वो बस एक नौसिखिया है। उसकी हालत तो देखो, एक तेज हवा का झोंका भी उसे गिरा देगा। ऐसा आदमी अगर युद्ध के मैदान में गया तो दूंढों की तलवार का पहला शिकार बनेगा। नहीं, तुम लोग ध्यान से देखो, भले ही वह दुबला पतला है लेकिन उसके खड़े होने का अंदाज चीड़ के पेड़ जैसा सीधा है। उसकी तनी हुई टांगे जैसे जमीन में गड़े हुए खंभे हों। सीधे खड़े होने से क्या फायदा? क्या युद्ध के मैदान में सीधे खड़े रहने से दुश्मन खुद आकर सिर कटवा देगा? तुम लोग उस श्याओ चेन को देखो, लगता है इस मंजर को देखकर वो डर के मारे जम गया है। हाँ, देखो उसका वो अकड़ा हुआ चेहरा। निश्चित रूप से बुरी तरह डरे होंगे। हाँ, वह तो बस एक छोटा सा बच्चा है, उसने दुनिया ही क्या देखी है। ऐसे लोग हमारे हुआशु गांव का नाम डुबोते हैं। ओए लड़के, क्या डर के मारे पागल हो गया है? लकड़ी के लट्ठे की तरह क्यों खड़ा है? देखो तो सही, तुझमें कितना दम है। हाँ। चेतावनी दे रहा हूँ, मुझसे दूर रह। मैंने तो तुझे छू भी लिया, क्या कर लेगा? क्या हुआ, मुझे मारना चाहता है? हाथ उठाकर तो देख। मैं तुझे गांव में परेशान करता था, अब इस छावनी में भी तुझे वैसे ही परेशान करूंगा। दम है तो एक घूंसा मार के दिखा। अगली बार अगर मुझे छेड़ा तो सिर्फ एक घूंसा मारना काफी नहीं होगा। विश्वास नहीं है तो आजमा कर देख लो। इतनी सारी तलवारें, ये क्या है? अगर सच में युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा तो? सब लोग सीधे खड़े हो जाओ, सब चुप हो जाओ। जब सेनापति बोल रहे हो तो किसकी हिम्मत है बोलने की? मैं उसका सिर कलम कर दूंगा। इतना तनकर खड़े होने की जरूरत नहीं है, दिखावा करने की क्या जरूरत है? हम बहुत अच्छा, इतनी बड़ी संख्या में नए सिपाही आए हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन अभी तुम लोग बस साधारण किसान हो। जिन दर्रे में आए हो तो मेरा कर्तव्य है कि तुम्हें एक काबिल सिपाही बनाऊं। जिन दर्रे की 15वीं सेना का कमांडर बोल रहा हूं। 15वीं सेना के आधे सैनिक पहले ही यिझो की मदद के लिए भेजे जा चुके हैं। तुम लोग मेरी 15वीं सेना की कमी को पूरा करोगे। वह युद्ध के मैदान में उतर चुका है। अगर मैंने किसी को भी कायरता दिखाते पाया तो उसे वहीं खत्म कर दूंगा। अब आदेश सुनो, सभी नए सिपाही कतार में लगकर कवच और हथियार लो। सेना के रजिस्टर में नाम दर्ज कराओ। कतार में धक्का मुक्की कौन कर रहा है? मैं उसे खींचकर बाहर निकाल दूंगा। 20,000 में से केवल 3,000 पुराने सैनिक बचे हैं। लगता है मोर्चे पर वाकई निर्णायक युद्ध चल रहा है। दुश्मन का हमला बहुत तेज है। हमें जल्द से जल्द नक्शा तैयार करना होगा। इस उथल पुथल भरे दौर में शक्तियों का बंटवारा समझना होगा। अगली टुकड़ी। धूप में जान निकल रही है
और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? अगला व्यक्ति, यहां। अपना पता, नाम और उम्र बताओ। किंगडम काउंटी, हुआशू गांव, शाओ चेन, उम्र 18 साल। ठीक से पकड़ो, तेल मत गिराओ, उलट पुलट मत करो, यह तुम्हारी पहचान पट्टिका है। भविष्य में अगर युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुए तो इसी पट्टिका से पहचान की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला व्यक्ति, इसे लो और बगल में जाकर हथियार ले लो। मेरे पास अपनी तलवार है। नहीं, यह नहीं चलेगा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तलवार इनसे बेहतर है तो मत लो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने हथियार का पंजीकरण कराना होगा, कहीं खो न जाए वरना मुसीबत होगी। नाम, शाओ चेन। इस शरीर की नींव बहुत कमजोर है। प्रशिक्षण के दौरान मुझे खुद पर ज्यादा मेहनत करनी होगी। बहुत बढ़िया, इतनी देर खड़े रहने के बाद भी कोई गिरा नहीं, यह देखकर मुझे बहुत संतोष हुआ। अब मुझे बताओ, क्या तुम लोग थक गए हो? नए सैनिकों का प्रशिक्षण आधे महीने बाद प्रदर्शन के आधार पर बांटा जाएगा। आज दोपहर में तुम लोगों को आराम करने की अनुमति देता हूँ। कल सुबह जल्दी अभ्यास के मैदान में इकट्ठा होना। पुराने सैनिक तुम्हें प्रशिक्षण देंगे। अगर किसी ने लापरवाही बरती तो सेना की सेवा में हाजिर। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशिक्षण की तीव्रता अभी तय नहीं है। यह रोटी बचाकर रखो, बीच में ऊर्जा के लिए काम आएगी, जान बचाएगी। मेरे पिछले जन्म में सीखी हुई पवन भेदी तलवारबाजी, इसमें कोई दिखावटी दाव पेच नहीं है, हर बार सीधा लक्ष्य पर होता है। इस उथल पुथल भरे दौर में सबसे कारगर यही है। सामने से बड़ा प्रहार, पवन भेदी तलवार, हाथ घुमाकर कमर पर वार करो। आह आह आह, सच में थककर चूर हो गया हूँ। हमारे झिनिंग दर्रे में 10 साल से कोई युद्ध नहीं हुआ है, फिर ये फालतू की ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं? इन नए सिपाहियों को खुद ही खेलने दो। बिल्कुल सही कहा, वैसे भी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, ऊपर से आदेश आ गया कि रसद और सेना भेजो। यूझो से ये 20,000 नए सिपाही यहाँ आ गए, हमें इन्हें यहीं रोककर प्रशिक्षित करना होगा। यह भी कोई काम है? सामने से जोरदार पवन भेदी वार। हाँ, देखो उस श्याओ चेन को, अभी भी अभ्यास कर रहा है। अरे मेरी मानो तो सीधे अभ्यास बंद करो, वापस जाकर सोना बेहतर है। 10 साल से युद्ध तो हुआ नहीं, शायद वे डोंगहू वाले भी हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मारो मारो, चेन भाई, वह 5वां दाव, कदम बढ़ाकर वार करना, जैसे बिजली की कड़क। मैं इसे ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर ऐसा क्यों है? हाँ, मैं भी हूँ। यह 5वां दाव मुझसे भी नहीं हो रहा। मुझे हमेशा लगता है कि मेरे कदम बहुत धीमे हैं। लियू हूँ, तुम 5वां दाव इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पैरों में पर्याप्त ताकत नहीं है। इसीलिए जब तुम कदम बदलते हो तो तुम्हारा पिछला पैर तालमेल नहीं बिठा पाता। आज रात जब हम दौड़ने का अभ्यास करेंगे तो अपने पैरों में 2 रेत की थैलियां बांध लेना, वजन बढ़ाओ। ठीक है, तुम्हारी बात मानेंगे चेन भाई। लेकिन तुम्हारे पैरों में ताकत तो है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया धीमी है। तुम्हारा अगला पैर हमेशा पिछले पैर की वजह से धीमा पड़ जाता है। रात की ट्रेनिंग में मैं जमीन पर, जब मैं कहूं तब बायां पैर अंदर और दायां बाहर निकालना, धीरे धीरे गति बढ़ाना, अपने दोनों पैरों की फुर्ती बढ़ाओ। यह सब फालतू की बातें छोड़ो, मेरे साथ सामान्य गति से दौड़ो। ठीक है चेन भाई, खाना खाकर हम वापस आ जाएंगे। मैदान में थोड़ी देर आराम कर लो, फिर हम अभ्यास जारी रखेंगे। बढ़िया है लड़के, सुना है तुम लोग आजकल दिन रात मेहनत कर रहे हो। जी बिल्कुल, प्रणाम वांग उप दलपति। हाँ, खाना खाओ। थोड़ी देर में मैं भी तुम्हारे साथ अभ्यास करूंगा। लियू हूँ, तुम अपनी दौड़ जारी रखो, हमारी चिंता मत करो। याद रखना, धीरे धीरे दौड़ना, शरीर का संतुलन आगे की ओर रखो, सीना तानकर सामने देखो। आधा घंटा दौड़ने के बाद रुक जाना, लंगड़ा कर मत चलना। चेन भाई, ही। ठीक है, मैं चलता हूँ।
लेकिन यह फुर्ती बढ़ाने का अभ्यास है। यह बहुत कारगर प्रशिक्षण है। अपने कदमों की गति पर ध्यान दो। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, तुम इसे देखकर धीरे धीरे अभ्यास करो, फिर गति बढ़ाना। हाँ 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 हाँ, क्या हंस रहे हो? मानो या न मानो अभी तुम्हारी धुलाई कर दूंगा। अरे शाओ चेन, तुम्हारी यह प्रशिक्षण पद्धति बहुत ही अजीब है। बस इस तरह जमीन पर इधर उधर दौड़ने से क्या फुर्ती का प्रशिक्षण हो सकता है? उपकप्तान, आप नहीं जानते। बस दोनों पैरों को इस प्रशिक्षण से गुजरना होगा। एक बार स्वाभाविक प्रतिक्रिया विकसित होने के बाद यह फुर्ती को बहुत बढ़ा सकता है। यह तो बस सबसे बुनियादी प्रशिक्षण है। अगर असली विशिष्ट सैनिकों का प्रशिक्षण हो तो उसमें और भी कई विषय होते हैं। संतुलन, लकड़ी और बाधा प्रशिक्षण, वे तो रोजमर्रा की बातें हैं। विशिष्ट प्रशिक्षण, तुमने यह सब कहाँ से सुना? पहले एक पुराने सैनिक से सुना था। उसने कहा था कि असली विशिष्ट सैनिक कभी भी सिर्फ तलवार चलाना नहीं सीखते। ठीक है, जो तुमने कहा वह मेरी समझ में नहीं आया। बताओ अब हमें आगे कैसे अभ्यास करना है? आप सभी में विस्फोटक शक्ति की कमी है, इसलिए अगले कुछ मीटर तक आप लोग मेरे कदमों की गति के साथ दौड़ें। अगर मैं तेज दौड़ूं तो आपको भी तेज दौड़ना होगा। अगर मैं धीमा हूं तो आप भी धीमे चलें। हाँ, एक पहर तक अभ्यास करते हैं। आगे से हम भी हर दिन एक पहर अतिरिक्त अभ्यास करेंगे। ओह कप्तान झांग, यह लड़का काफी मेहनती है। इतनी सुबह ही अभ्यास करने लगा। क्या वह हमारी टुकड़ी का शाओ चेन नहीं है? यह लड़का हर दिन मेहनत करने का नाटक करता है। मुझे तो यह बहुत पहले से ही खटक रहा है। लड़के, जब तुमने मुझे अपने कप्तान को आते देखा तो तुमने प्रणाम तक नहीं किया। क्या तुम्हारी आंखों में अपने इस अधिकारी के लिए कोई सम्मान नहीं है? इस तुच्छ सैनिक का कप्तान झांग को प्रणाम। लड़के, कप्तान को देखकर भी तुम्हें हर दिन मेहनत का नाटक करते देखकर मुझे बहुत चिढ़ होती है। सही कहा, जल्दी से कप्तान के सामने घुटने टेककर माथा टेको। क्या तुम्हारी आंखों में कोई अधिकारी है भी या नहीं? हम जैसे पुराने सैनिकों को प्रणाम नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब कप्तान के सामने तुम इतने अशिष्ट हो रहे हो। चूंकि कप्तान झांग को कोई काम नहीं है तो यह तुच्छ सैनिक अपना अभ्यास जारी रखता है। रुको, पता नहीं कप्तान झांग को और क्या काम है। हाँ हाँ हाँ, क्या बिना काम के मैं तुम्हें बुला भी नहीं सकता? अधिकारी को देखकर घुटने टेकना, क्या तुम यह नहीं समझते? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे कप्तान ही नहीं समझते? निवेदन है कप्तान झांग, कवच पहने होने पर घुटने टेककर प्रणाम नहीं किया जाता। यह सैन्य नियमों में लिखा है। अब जब शरीर पर कवच है तो कृपया क्षमा करें, मैं घुटने टेककर प्रणाम नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता था कि तुम सैन्य नियम भी पढ़ते हो, लेकिन मैंने तुम्हें कम आंका था। मुझे नहीं पता था कि तुम पढ़े लिखे भी हो। लड़के, यह धनुष तुम्हें कहाँ से मिला? कप्तान को उत्तर देता हूँ, यह इस तुच्छ सैनिक के परिवार की पुश्तैनी धरोहर है। पुश्तैनी धरोहर? तुम्हें बता दूं, मुझे यह धनुष पसंद आ गया है। अब तुम्हें एक मौका देता हूँ, यह धनुष मुझे सौंप दो। कप्तान, यह धनुष यह मेरी निजी संपत्ति है। कृपया क्षमा करें, यह तुच्छ सैनिक इसे आपको नहीं दे सकता। कितनी धृष्टता है। अगर कप्तान को तुम्हारा धनुष पसंद आया है तो यह तुम्हारा सौभाग्य है। तुम अभी भी धनुष सौंप क्यों नहीं रहे? क्या तुम मौत को बुलावा दे रहे हो? मूर्ख, एक नया रंगरूट इतने अच्छे धनुष का उपयोग करने के योग्य नहीं है। समझदारी दिखाओ और जल्दी से धनुष सौंप दो। सब अपना मुंह बंद रखो ताकि दूसरों को यह न लगे कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? एक नए सिपाही को परेशान कर रहे हो। सुनो, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, अपनी तलवार मुझे दे दो। टीम लीडर, मैं भी आपको साफ साफ बता दूं, मेरी तलवार चाहिए। मुमकिन नहीं, अपने वरिष्ठ अधिकारी से बदतमीजी, यह अपराध और भी गंभीर है। आज मैं तुम्हारा टीम लीडर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अच्छा, तुम अभी भी बचने की कोशिश कर रहे हो। लगता है तुम सच में मुझे अपना टीम लीडर कुछ समझते ही नहीं हो। मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी पर हमला करने का कलंक नहीं ले सकता। यहाँ सब झांगमू के अपने लोग हैं। कोई भी मेरे पक्ष में गवाही नहीं देगा। पहले इसे छीन लो। झांगमू, तुम यह क्या कर रहे हो? एक नए सिपाही को परेशान करना, तुम्हें शर्म नहीं आती? वांग मिंग, मेरे मामले से दूर रहो। यह शाओ चेन अपने वरिष्ठ का सम्मान नहीं करता। वरिष्ठ पर हमला किया है। मैं तो बस सैन्य कानून का पालन कर रहा हूँ। बकवास बंद करो। अगर तुम सैन्य कानून लागू भी कर रहे हो तो यह काम निरीक्षण दल का है। तुम एक साधारण टीम लीडर हो। तुम्हें सैन्य कानून लागू करने का अधिकार किसने दिया? अभी तुम लगातार हमला कर रहे थे। शाओ चेन उसने तो जवाबी हमला करने की कोशिश भी नहीं की। उसने कब वरिष्ठ पर हमला किया? मैंने तो देखा कि तुम टीम लीडर होने का रौब दिखाकर एक नए सिपाही को सता रहे थे। वांग मिंग, मैं उसे सबक सिखा रहा हूँ, बीच में मत कूदो। यह मत समझो कि वांग दाशान तुम्हारे चाचा हैं, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। आओ आओ आओ, हिम्मत है तो मुझ पर हाथ उठाकर दिखाओ। आज मैं वांग मिंग, अगर तुम्हें झांगमू धूल न चटा दूं और तुम्हारे दांत न तोड़ दूं तो मेरा नाम वांग नहीं,
हाँ 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 वांग मिंग, आज तुम चाहे कुछ भी कर लो, शाओ चेन को नहीं बचा पाओगे। उसने वरिष्ठ पर हमला किया है। तुम कहते हो अगर यह बात कमांडर तक पहुंच गई तो तुम्हें क्या लगता है कमांडर किस पर यकीन करेंगे, मुझ पर या तुम जैसे एक नए सिपाही पर? तुम आखिर माजरा क्या है? वांग झांग मेरी तलवार छीनना चाहता था, मैंने नहीं दी तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं बस बचता रहा, मैंने कोई जवाबी हमला नहीं किया। तो तुम वो बेशर्म इंसान हो जो दूसरों की तलवार छीनना चाहता है। तुम तो टीम लीडर कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम जैसे इंसान को अगर थोड़ी सी भी ताकत मिल जाए तो तुम आम लोगों के घर लूटने से भी पीछे नहीं हटोगे। वांग मिंग, तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो। साफ दिख रहा है कि उस लड़के ने वरिष्ठ पर हमला किया है। मुझ पर कीचड़ उछालना बंद करो। यकीन न हो तो इनसे पूछ लो, क्या इसने वरिष्ठ पर हमला नहीं किया? बिल्कुल सही, इस शाओ चेन ने वरिष्ठ का अपमान किया है। इसकी आंखों में कोई सम्मान नहीं है। इसकी हिम्मत कैसे हुई टीम लीडर झांग पर हाथ उठाने की? हम सबने अपनी आंखों से देखा है। अगर यह बात कमांडर तक भी पहुंच गई तो भी हमें कोई डर नहीं। झांग, क्या तुम्हें मेरी तलवार नहीं चाहिए? अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझसे एक मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? अगर तुम जीत गए तो यह तलवार तुम्हारी। अच्छा है कि वांग और इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। गवाहों को बुलाओ। अगर तुम जीत गए तो यह तलवार तुम्हारी, और अगर मैं जीत गया तो यह मामला यहीं खत्म। शाओ चेन, क्या तुम पागल हो गए हो? झांग मू युद्ध का अनुभवी योद्धा है। उसने कई शोंगनू सैनिकों को मौत के घाट उतारा है। तुम उसका मुकाबला कैसे कर पाओगे? चिंता न करें उप कप्तान, मुझे पूरा भरोसा है। मैं एक विशेष बल का सैनिक रहा हूँ। फुर्ती में वह मेरे सामने कुछ भी नहीं। अगर जान की बाजी भी लगानी पड़े तो मुझे उसे मारने का 70% भरोसा है। हम ठीक है। चूंकि तुम खुद मौत को दावत दे रहे हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। वांग मिंग, तुमने सुना न? यह शाओ चेन ही है जो मुझसे मुकाबला करना चाहता है। यह शर्त मुझे मंजूर है। अगर मैं जीत गया तो तलवार मेरी, और अगर मैं हार गया तो उसके इस दुस्साहस को माफ कर दिया जाएगा। झांग मू, एक टीम का कप्तान होकर तुम एक नए सैनिक को चुनौती देते हुए शर्म नहीं आती? ठीक है, अगर नहीं लड़ना तो रहने दो। चलो हम सीधे कमांडर के पास चलते हैं। शाओ चेन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाओ। अभी जो यहाँ मौजूद थे वे सब झांग मू के ही आदमी हैं। भले ही तुम कमांडर के पास चले जाओ तो भी गलती मेरी ही मानी जाएगी। मेरी तलवार पकड़ो। चूंकि उसने चुनौती स्वीकार कर ली है तो मैं उसके साथ मुकाबला जरूर करूंगा। हम प्यार से बात नहीं मानोगे तो मार खाकर ही मानोगे। लड़के, आज मुझे सिर्फ तुम्हारी तलवार नहीं चाहिए, तो फिर आजमा कर देख लो। ठीक है लड़के, तू मुझे गिराने का सपना देख रहा है? हाँ, मैं युद्ध के मैदान से जिंदा वापस आया हूँ। क्या तू मुझे हरा पाएगा? तो फिर जारी रखो। हाँ 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 हाँ। शाओ चेन, यही तुम्हारी असली ताकत है। भले ही तुम 1 साल और अभ्यास कर लो, मेरे सामने सब व्यर्थ है। हाँ, इस छोटी सी छुरी को लेकर लड़ने आए हो? क्या तुम्हें लगता है मैं यहाँ सिर्फ खाना खाने आया हूँ? तो फिर आजमा कर देख लो। झांग मू, तुम हार गए। क्या बकवास कर रहे हो? बस तुम्हारी इस छोटी सी छुरी से एक बार छू लेने से मैं हार गया। क्या तुम सपना देख रहे हो? झांग मू, अगर शाओ चेन चाहता तो उसने तुम्हारे कवच पर नहीं बल्कि तुम्हारी गर्दन पर वार किया होता। तुम पहले ही मर चुके होते। बकवास बंद करो, मेरी तलवार लाओ। झांग मू, मुकाबला करना ठीक है, लेकिन तलवार से वार करना यह सैनिकों के बीच निजी लड़ाई है। वांग मिंग, यह लड़का अनुशासनहीनता कर रहा है। आज मैं इसे सेना के नियम सिखाकर रहूंगा। हाँ, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? बहुत खूब। शाओ चेन, शाओ चेन जीत गया। झांग मू, तुम हार गए। जो हुआ सो हुआ, अब बात खत्म। सबने अपनी आंखों से देखा है। अगर तुम कमांडर के पास जाना चाहते हो तो हमारे पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हारी हार स्वीकार है कप्तान झांग। शाओ चेन, तुम तो बड़े दिलचस्प निकले। एक नया सैनिक, और उसने झांग मू की तलवार छीन ली। झांग मू ने पहले तलवार उठाई थी। इस मामले को अभी के लिए छोड़ दो।
झांग मो को 1 महीने की सजा दो, पहले उसे घाव भरने दो। सेनापति प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद वांग मेंग को मेरे पास भेजना। सेनापति मैं आज्ञा चाहता हूं। वांग उसे मार डालो, खत्म करो उसे। जाओ सब यहां से जाओ।